गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम एक नए चैप्टर लेके उपलब्ध हैं और चैप्टर है हमारा लोकतांत्रिक राजनीति का संघवाद यानी चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा सत्ता की साझेदारी, जो चैप्टर था हमारा, उसमें हमने दो देशों के बारे में पढ़ा, बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम की जब हमने शासन व्यवस्था पढ़ी तो उसमें हमने जाना कि वहाँ पर बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए और वो इस मुद्दे पर किए, इस डर की वजह से किए कि भाई देश की जनता को या किसी एक ही नागरिक को ऐसा ना लगे कि सरकार उनका ध्यान नहीं रख रही है या उनके हित में काम नहीं कर रही है। वहाँ पर जो सरकार के पास सत्ता थी, शक्तियाँ थी, उनका बंटवारा किया गया, विभिन्न संस्थाओं को उनकी शक्तियां दी गई। ठीक वही रूप जो है वो संघवाद का था। संघवाद में क्या है कि जो 2 या 2 से, जब किसी देश में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार काम करे तो उस व्यवस्था को हम संघवाद कहते हैं। संघ यानी समूह, और समूह किनका? सरकारों का। एक सरकार तो संघ बना ही नहीं सकती, कम से कम 2 होने चाहिए संघ के लिए, समूह के लिए। तो 2 या 2 से अधिक, या तो 2 सरकार हो या 2 से अधिक सरकार हो, वो भी अपने अपने स्तर पर काम करें, मिलकर काम करें, आपस में सामंजस्य हो, उनमें प्रभुसत्ता हो उनमें आपस में, तब हम उस रूप को संघवाद कह सकते हैं। जैसे हमारे देश में भी संघवाद का ही प्रतिरूप है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। दूसरा, अगर हम इसके रूप की बात करें तो दूसरा रूप हो गया हमारा एकात्मक सरकार। एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या है? सिर्फ एक सरकार काम करती है और वो एक सरकार ही पूरे देश को, पूरे राज्य को संभालती है, पूरे राष्ट्र को संभालती है। और छोटे स्तर पर जो काम करने वाली सरकार है वो उसके बाकी संस्थाएं जो है वो उसके अधीन रहकर काम करती हैं, जबकि संघवाद में ऐसा नहीं है। संघवाद में क्या है? सरकारों को संघ तो होता है, लेकिन बाकी जो सरकार होती हैं वो किसी ऊपरी संस्था के, ऊपरी सरकार के अधीन में रहकर के काम नहीं करती हैं। वो स्वतंत्र रूप से उनको अधिकार मिले होते हैं और वो अपने अधिकारों के दायरे में रहकर के अपने काम को संपादन करती है, अपने काम को पूरा करती है। अगर उनके ऊपर भी अगर दबाव बन जाता है, मान लो सरकार का, ऊपरी सरकार का, तो फिर हम उसको भी संघीय व्यवस्था नहीं कह सकते। अब एकात्मक और संघवाद, 2 रूप अलग अलग हो गए। जहां एक सरकार काम करती है वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था, और जहां पर 2 या 2 से अधिक सरकारें काम करती है अपने अलग अलग स्तर पर, उसको हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। बच्चों, एकात्मक शासन व्यवस्था का एक स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन में रहकर काम करती है। इसमें लिखा है बुक में कि बाकी इकाई जो है उसके अधीन, उसके अंडर में रहकर काम करती हैं, यानी उनके ऊपर दबाव होता है। उस बड़ी सरकार या ऊपरी सरकार के अधीन रहकर काम करने का मतलब यह है कि वो उसके प्रति जवाबदेही होती है, उनका उसके ऊपर दबाव होता है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो है उसकी व्यवस्था क्या, उसकी विशेषताएं, शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो देखो, पहली विशेषता तो अगर हम, जैसे हमने पढ़ लिया, परिभाषा में पढ़ लिया कि भाई 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। यानी कि पहली विशेषता हो गई संघात्मक शासन व्यवस्था की कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार जब काम करती है तो उसको हम संघवाद कहते हैं। इसके बाद अगली अगर हम विशेषता लें इसकी, तो वो ये है कि जो जितने भी स्तर की सरकार है
देश के किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह, व्यक्तियों का समूह, उन पर वो सभी इस तरह की सरकार काम करें। किसी व्यक्ति व्यक्तियों का समूह, के समूह पर सभी स्तर की सरकार काम करे। यानी कि हर व्यक्ति पर उन सरकारों का, सभी का काम करना जरूरी बनता है। उनके अंडर में वो काम करे, उनके अंडर में वो व्यक्ति रहे। जैसे कि अगर हम हमारी दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो उसमें 3 तरह की सरकार काम करती है और हर व्यक्ति के ऊपर वो तीनों सरकार काम करती है। अगर छोटे स्तर पर लेते हैं, स्थानीय स्तर पर हम, तो हमारे यहाँ पर एमसीडी है। एमसीडी सबसे छोटे स्तर की सरकार है दिल्ली के अंदर। दिल्ली नगर निगम जिसको हम कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। उसके बाद में दिल्ली सरकार और उसके ऊपर बाद में केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली में केंद्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, उनको देखती है। दिल्ली सरकार जो है उसके बाद दिल्ली स्तर के जो मुद्दे हैं उनको देखती है। और जो एमसीडी है, नगर निगम की जो सरकार है, वो छोटे मुद्दे, जो स्थानीय स्तर के मुद्दे होते हैं, उनको देखती है। सबके अलग अलग काम छांट रखे हैं, काम बांट रखे हैं, बटे हुए हैं दायरा, तो अब उसके हिसाब से काम करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिल्ली में एक व्यक्ति के ऊपर वो तीनों स्तर की सरकार काम करती है। अगर ऐसा है तो हम उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है कि विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ये बात भी अच्छी है कि तीनों स्तर की सरकार, यस ऐसे लिख सकते हैं, सभी स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में पूर्व में ही वर्णित है। यानी संविधान में किस सरकार को किस स्तर के मुद्दों को सुलझाना है या उन पर काम करना है और किस सरकार को किस स्तर पर काम करना है, ये सारी बातें संविधान में पहले से ही वर्णित हैं। यानी कि संविधान में लिखा गया है पहले से ही कि किस स्तर की सरकार को किस स्तर के मुद्दों पर काम करना है, किस स्तर के मामलों पर देखरेख करनी है या उनका सुलझाना है। अब चौथे नंबर की जो विशेषता है वो है बच्चों, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की, ये कितनी अच्छी बात कही है विशेषता में कि संविधान के मौलिक प्रावधान, संविधान के जो मौलिक विशेषताएं हैं, मौलिक बातें जो संविधान के अंदर हैं, उनको संघीय शासन व्यवस्था के किसी भी एक स्तर की सरकार उनमें बदलाव नहीं कर सकती। मौलिक बातों में, अब मौलिक शब्द जो है ये क्या है कि मौलिक का मतलब है कि जो पूर्व में स्टार्टिंग में कोई बात किसी चीज के बारे में लिखी दी गई है, प्रारंभिक रूप जो होता है, उसका वास्तविक रूप जो होता है, उसको कहा जाता है मौलिक। तो यहाँ पर मौलिक जो है बातें, उनमें बदलाव संघीय शासन व्यवस्था की कोई एक सरकार बदलाव नहीं कर सकती। जब तक अगर 3 सरकार काम करती है किसी राष्ट्र में, तो तीनों सरकार की सहमति उसमें जरूरी होती है, तभी उसके मौलिक मुद्दों पर, मौलिक बातों पर कोई बदलाव, काटछांट या परिवर्तन हो सकता है। 5वीं जो बात है बच्चों वो है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। 5वीं बात क्या कही है कि अदालतों को, यानी कोर्ट को, न्यायपालिका को इन सरकारों के अधिकार के बारे में व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का। अगर मान लो किसी बात पर इन सरकारों के बीच में कोई मतभेद होता है अधिकारों को लेकर के कि ये आपके अधिकार का काम नहीं है, ये हमारे अधिकार का काम नहीं है, या फिर ये आपका है हमारा नहीं है, इस तरह की अगर बात पर मतभेद उनके बनता है बीच में, तो इस मुद्दे को, ऐसे मामलों को देश की न्यायपालिका
देखती है, यानी कि अदालतों को ये अधिकार दिया हुआ है कि सरकारों के बीच में अगर मान लो किसी बात पर मतभेद होता है, मनमुटाव होता है, तो उस मुद्दे को देश की न्यायपालिका यानी कि अदालत देखती है। ये बात भी पहले से निश्चित कर रखी है संविधान में। छठी बात जो विशेषता है, वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित कर रखे हैं। देखिए छठी विशेषता जो बताई गई है बच्चों, वो क्या है? वित्तीय स्वायत्ता। वित्तीय स्वायत्ता यानी कि किसी भी सरकार को वित्त के मामले में, पैसे के मामले में कोई कमी ना आए काम करने में, तो वो काम करने, विकास कार्य करने का, देख रेख करने का, देश को संभालने का, अपने कार्यों को निपटाने का जो काम करना होगा, उसमें जो वित्त की जरूरत पड़ेगी, उनको पैसे की जो जरूरत पड़ेगी, वो पैसा उनके पास कहां से आएगा। तो ये जो रास्ता है पैसे आने का, जो स्रोत है, जो सोर्सेज है, वो संविधान में पहले से ही निश्चित कर रखे हैं हर सरकार के लिए कि इस सरकार के लिए जो पैसा आना है वो इस स्रोत से आएगा, इस सरकार के लिए जो पैसा आना है वो इस स्रोत से आएगा। उनके स्रोत जो है वो निश्चित पहले से ही संविधान में कर रखे हैं। तो ये अगर ऐसा नहीं किया होता तो संघीय शासन व्यवस्था एकदम फेल मानी जाती, असफल मानी जाती। तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले से ही पूर्व में वर्णित संविधान के अंदर हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। देश की एकता की सुरक्षा करना और उस एकता को बढ़ावा देना भी, आगे भी बढ़ाना, उसको बनाए रखना उसको। ये इस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था में विभिन्नताएं बहुत मिलेगी देश के अंदर, हर बात में विभिन्नताएं मिलेंगी, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था जो है उनको समेट करके रखती है। उनको जिम्मेदारी समझे उनकी, या आवश्यकता समझे देश की शांति व्यवस्था की, उन सबको समेट करके रखने का काम भी संघीय शासन व्यवस्था का होता है। इस प्रकार से अब जो बच्चों हम पहुंचते हैं विशेषताओं को पढ़ने के बाद में, ये हमने 6 विशेषताएं पढ़ी हैं संघीय शासन व्यवस्था की। काम करने वाली सरकार है वो, जिसमें पहली ये थी कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। दूसरी थी कि अलग अलग स्तरों की सरकारें एक की नागरिक समूह पर सभी सरकारें काम करती हैं। तीसरी थी कि उनके स्रोत जो है पैसे के, वित्त के, वो निश्चित कर रखे हैं। अदालतों को इनके कार्यों पर, अधिकारों पर जो टिप्पणी करने का, इनकी समीक्षा करने का काम दे रखा है, अदालतों को दे रखा है। इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 6 सुविधाएं पढ़ी है, 6 विशेषताएं पढ़ी है। अब हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो संघ बनाने की जो व्यवस्था है, ये संघ किस किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, इनकी राजनीतिक इतिहास क्या है, ये संघ बनाने किस प्रकार से संभव है। तो पहला जो तरीका है, पहला तरीका संघ बनाने का, तरीका किसका? संघ बनाने का। अगर मान लो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों को जो अपने आप में संपन्न है, उनकी संप्रभुता है, वो स्वतंत्र है, और उनको मिलाकर के एक संघ बनाया जाए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसी प्रकार के संघ के उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ये 3 जो एग्जाम्पल है, ये हम संघीय शासन व्यवस्था के उस रूप को ले सकते हैं जो आकर के संघ बनाना। संघ 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक तो साथ में रह करके संघ बनाना, एक साथ में ला करके संघ बनाना। तो साथ में ला करके यानी कि अलग अलग देशों को, अलग अलग राष्ट्रों को, अलग अलग राज्यों को मिला करके, एक साथ रख करके उनको साथ संघ बनाए और सरकार चलाए, तो उस व्यवस्था को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ मिला करके एक बड़ी इकाई गठित करना। 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों को एक साथ मिला करके एक बड़ी इकाई का गठन करना, साथ में ला करके, साथ में आकर के संघ बनाने की
विशेषता है, संघ बनाने का तरीका है। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ में रखते हैं। जो जिन राष्ट्रों को हमने मिलाया है उन राष्ट्रों की संप्रभुता जो है वो कायम रहती है, उस पर किसी का कोई जोर दबाव नहीं होता, उनकी संप्रभुता खत्म नहीं होती है। दोनों राष्ट्र अपने अधिकारों को लेकर के स्वतंत्र होते हैं, उन पर ऊपर किसी एक दूसरे राष्ट्र का कोई अधिकार नहीं होता। इसके अलावा वे अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार रखते हैं। वो स्वतंत्र होते हैं, अपने अपने तरीके से चलने के लिए, अपने तरीके से काम करने के लिए स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है। वो अपने काम करने के तरीके वो खुद इजाद कर सकते हैं। ऐसी इस व्यवस्था, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में है साथ आकर के संघ बनाना। दूसरी व्यवस्था जो है वो है बच्चों साथ में रहकर संघ बनाना, साथ में रह करके। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बेल्जियम क्या था, उसमें उन्होंने विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, देश की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश में भी यही है, भारत में भी, कि हम हमारे देश की विभिन्नता, अखंडता जो है, दूर दूर के पहाड़ी एरियो में और एकदम पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण वाले जो पूरे फैले हुए इतने विशाल देश के अंदर हम ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि भाई इतने बड़े देश के अंदर एक सरकार किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकती। यानी कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई भी अधिकारी या राजनेता दूर दराज के गांव की व्यवस्था को नहीं देख सकता। इसलिए हमारे देश की इस विभिन्नता को, इस विशालता को ध्यान में रखते हुए हमने साथ में रह करके संघ पर काम करने का विचार बनाया। एक संघ बनाया जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें बनाई, जिसमें हमारे यहां पर कहा जाता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार जो होती है बच्चों, वो देखती है राष्ट्र स्तर के मुद्दों को, मामलों को। देश स्तर के जो मामले मुद्दे होते हैं उनको केंद्र सरकार देखती है। और वो पूरे देश के ऐसे मुद्दों पर काम करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य सरकार जो हमारी है वो राज्य स्तर के मामले, ये राज्य स्तर के मामलों को देखेगी। राज्य स्तर के सभी मुद्दों पर काम करने के लिए स्वतंत्र रहेगी ये सरकार। ये सरकार किसी सरकार के अधीन काम नहीं करेगी, नहीं जवाबदेह होगी। ये सरकार इनको आदेश नहीं दे सकती। स्थानीय सरकार जो हमारी है वो स्थानीय मुद्दों को देखेगी। स्थानीय मुद्दों पर काम करने के लिए एक स्थानीय सरकार भी बनाई गई है पंचायती राज व्यवस्था के अंदर। तो 3 स्तर की सरकारें हमारे देश में काम करती है। तो ये क्यों व्यवस्था सोची हमने? क्योंकि इतना बड़ा देश है हमारा, दूर दराज तक, दूर दूर तक फैला हुआ है, इतने सारे स्टेट हैं। तो इनको अगर एक सरकार काम करेगी देश में, तो हम ऐसा संभव नहीं है कि एक अच्छे तरीके से अच्छी मिसाल पेश कर सके सरकार की बढ़िया तरीके से शासन व्यवस्था की, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हमने सरकार को शक्तियां जो होती हैं उनको बांटा, उनका बंटवारा किया और 3 हिस्सों में करके अलग अलग स्तर की सरकारों को उनके हिसाब से काम दिया, जिससे कि शासन व्यवस्था ठीक तरीके से स्मूथली चलती रहे। इस प्रकार से हमारे देश में जो है वो संघवाद कौन सा वाला है? साथ में रहकर, जैसे बेल्जियम में था वैसे ही भारत में, भारत और बेल्जियम इसके उदाहरण हो सकते हैं कि साथ में रहकर के संघ बनाना। तो बच्चों आज हमने पढ़ा संघवाद क्या है, एकात्मक सरकार, और उसके बाद में संघवाद की विशेषताएं, फिर संघवाद जो है विचारधारा
इसको बनाने की किस हालात में बनता है, कैसे बनता है, उसके दो रूप हमने पढ़े, साथ में आकर संघ बनाना और साथ में रहकर संघ बनाना। साथ में आकर संघ बनाने के जो एग्जाम्पल है आकर के, उसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और आपका स्विट्जरलैंड, तीनों इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि साथ में रहकर के संघ बनाना, जिसमें बेल्जियम और हमारा देश भारत जो है इसका एग्जाम्पल हो सकता है। बाकी धन्यवाद, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।